अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम बयानिया के साथ मैं हूं आलिया शब्बीर। नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं आज की दो अहम डेवलपमेंट से। कौमी असम्बली का इजलास हुआ लेकिन तहरीक अदम एतमाद पर पेश रफ्त ना हो सकी, तो दूसरी तरफ सदारती रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत था, जिसमें चीफ जस्टिस के रिमार्क से लग रहा था कि यहाँ पर जो हुकूमत की सुनवाई नहीं हो सकेगी और आर्टिकल 63A की जो तशरीह है ये वापस पार्लियामेंट में ज़ेर बहस आएगी। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सरप्राइज मिलने वाला है। 27 मार्च को इमरान खान भी सरप्राइज दे सकते हैं और लॉन्ग मार्च PMLN भी कंटिन्यू कर रही है। उसके नताइज क्या होंगे, आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं सलमा भट्ट, PMLN से हैं। सलमा, आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहूँगी। PTI से हमें ज्वाइन किया है उस्मा कारदार ने। उस्मा, आपको भी खुश आमदीद। जनरल रिटायर्ड अमजद शोएब साहब हैं हमारे साथ, पाकिस्तान की सियासत पर गहरी नज़र रखते हैं, डिफेंस एनालिस्ट हैं। जनरल साहब, आपका भी शुक्रिया। प्रोग्राम का आगाज़ में जनरल साहब आपसे ही करना चाहूँगी। आपने देखा है कि एक तरफ तो तहरीक अदम इत्तेमाद के हवाले से ऑपोजिशन जो है वो दावे कर रही है, प्राइम मिनिस्टर भी पूरा उम्मीद और मुतमईन दिखाई देते हैं, गो के परेशानी के आलम में भी हैं। बहुत सारे रेफरेंस है जो हम दे सकते हैं। लेकिन आपको क्या लगता है कि इस सारे मामले में आज का इजलास भी मुलतवी हो गया, चाहे वो फातह खानी के हवाले से हो, अब नेक्स्ट इजलास भी होना है, तो क्या ये डिलेट टैक्टिक्स कह सकते हैं या इस तरह के जो हरबे कहें या तरीक़ेकार है जो वो लिवरेज लेने की हुकूमत कोशिश कर रही है, इससे फ़ायदा हासिल कर सकेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हुकूमत की कोशिश होगी कि आगे हुए जितने भी वो गेन कर सकते करें, कि कोशिश होती है कि जो नाराज हैं, ये जो लोग मुनहरफ हो गए या उनको किसी को कोई शिकायत है तो उनके साथ तय किया जाए। दूसरी तरफ या जो भी नो कॉन्फ्लिक्ट लेके आए हैं उनको जरूरत जल्दी होगी कि जिन लोगों से उन्होंने मामला तय किए हैं वो फिर न जाए दोबारा। ज्यादा जितना जल्दी हो सके उनसे जो करवाना वो करवा। ये एक दोनों तरफ से एक किस तरह की एक स्ट्रैटेजी होती है, एक मुझे दूसरी तरफ थोड़ा दे दे, लेकिन तक आईनी हदूद के अंदर रह के ये काम किए जाते हैं तो मेरा ख्याल है किसी को भी इससे बहुत ज्यादा परेशानी होना चाहिए। और तो मैंने नहीं देखा कि कोई गैर आईनी काम हो रहा है। आइन में रहते हुए इजलास चलता है, चलती रहती है, तो ठीक है। जाहिर है कि जो पार्लिमानी रवायात हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन है कौमी असम्बली के, और आइन जो कहता है उसको फॉलो करते हुए जो भी कर रहे हैं, ये भी एक टैक्टिस था। आज के दिन भी उसको भी गुजारा गया। अब मंडे को आप क्या देखते हैं कि मंडे को तहरीक अदम एतमाद आपको लगता है कि आ जाएगी? ठीक है, मंडे को आ जानी चाहिए। अगर मंडे नहीं आती तो ठीक से आ जाएगी। इसमें अब मजीद तो की हो सकती है, इससे ज्यादा तो नहीं। जब पार्लियामेंट जब को आ चुकी है तो वो 15 के करीब तो वो इस पॉइंट की बिलाफाजी तो आनी है, एक दिन नहीं तो दूसरे दिन आ जाएगी। तो मेरा अंदाजा है कि इसमें मजीद अब डिले शायद ना हो और मंडे ट्यूजडे को इस पर डिस्कशन हो जाएगी जी, और बाद वोटिंग वगैरह भी हो जाएगी। जाहिर है कि 3 दिन की बहस है और फिर 7 दिन के अंदर वोटिंग करवानी है। उसमें जैसे कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुतमईन भी है, पूरे एतमाद भी है। वो कहती है कि हम वोटिंग करा लेंगे और जीत हमारी होगी। लेकिन इसके बावजूद भी ये जो डिले टैक्टिस है, अगर नंबर गेम पूरी है तो फिर इसकी तो ज़रूरत ही नहीं है। आप लोग खुद कहते थे कि आइए आप तहरीक अदम एतमाद लेकर आइए, तो फिर ये तो काम पहले ही कर देना चाहिए। ये जो पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेकाम की तरफ हम बढ़ रहे हैं, ये पैदा ना हो एटलीस्ट। जी, बहुत शुक्रिया आलिया, आपने मुझे इनवाइट किया। देखिए, हम जमहूरी जमात हैं और हम पूरी तरह से जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारा आईन है, उसके मुताबिक जो है वो बिल्कुल चल रहे हैं। जहाँ जहाँ आईन में थोड़ी बहुत गुंजाइश है उसको इस्तेमाल करने में कोई हर्ज नहीं है, एज लॉन्ग एज आप विद इन लिमिट्स रह के एक कार्रवाई कर रहे हैं। जिस तरह आज स्पीकर साहब ने की तो उसकी गुंजाइश थी तो उन्होंने की। हम हरगिज नहीं चाहते, हम ना ही भाग रहे हैं अदम एतमाद से,
बिल्कुल आए। प्राइम मिनिस्टर ने तो कह दिया है कि बड़ा सरप्राइज देना है और अभी आपको ये बताएंगे कि किसने किधर वोट डालने और कहाँ से वोट निकलने। तो कुछ भी हो सकता है। सियासत में देखें कोई हरफ आखिर नहीं होता और ये जो जोड़ तोड़ का सिलसिला है ये आखिरी दिन तक चलता रहता है। आपको पता है कि हम हमारी जो नंबर्स हैं वो जाहिर है हमने अपने अलायंस पार्टनर्स के साथ मिलकर हुकूमत बनाई है और उनको अपने साथ लेके चलने की हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। हमारे वफूद जो हैं जाके उनको मिल भी रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर ने ये टास्क दिया है हमारे सीनियर लीडरशिप को कि आप जाके MQM से मुलाकात हुई, शाह महमूद, असद उमर सारे वहां पे गए। बाकी सारे हमारे लेकिन ये भी खबर है कि प्राइम मिनिस्टर कोई खुश नहीं है। ये जो राब्ते किए जा रहे हैं जो इत्तेहादियों से या जो मुनहरिफ अरकान हैं उनको जो मनाने की जो लोग कोशिशें कर रहे हैं उनसे कोई खुश नहीं है उनकी कारकर्दगी से। ये देखें ये कोई भी अगर किसी के साथ जुड़ता है तो सबसे पहले वो अपना इंटरेस्ट देखता है। जाहिर है अगर इत्तेहादी हमारे साथ हैं तो उनके भी कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उनका भी अपना कोई इंटरेस्ट है, वो भी इक़्तिदार में अपना हिस्सा लेने के लिए ही हमारे साथ जुड़े हैं। तो प्राइम मिनिस्टर जो है वो उनकी ये तहफ़्फ़ुज़ात बिल्कुल सुन रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि हम उनकी दूर कर दें और वो हमारे साथ उसी तरह से बदस्तूर हमारे साथ जुड़े रहें जिस तरह KP में हमने 5 साल अलायंस के साथ गुजारे थे और बड़ी बखूबी गुजारे थे। तो मेरे ख्याल में बहुत हम लोगों की तो उम्मीद है कि वो सारे हमारे साथ ही खड़े होंगे और कोई हुकूमत को छोड़ के नहीं जाने वाला। तो इसलिए आप देख रहे हैं जलसों में प्राइम मिनिस्टर की जो बॉडी लैंग्वेज है और जिस तरह से वो बात करते हैं उनको कहीं से भी कोई लग नहीं रहा कि वो घबराए हुए हैं। वो जाहिर है फाइटर हैं, वो तो आखिरी बॉल तक खेलेंगे। जी, अब घबराने से बात टांगे कांपने तक आ गई है। ये तो मरियम भी कह रही है, प्राइम मिनिस्टर भी कह रहे हैं, सब कह रहे हैं। चले ऐड कर लेती हूँ मैं सलमा साहिबा को। सलमा, ये बताइए कि अब तो किसी लॉन्ग मार्च की जरूरत नहीं है, कोई सियासी इल्जाम की जरूरत नहीं है। अब तो तहरीक अदम एतमाद की एक आपने आईनी तरीके से मूव कर दी है, तो वो आप लोगों ने कर दिया। अब किसी लॉन्ग मार्च की जरूरत नहीं थी। लेट्स वॉच के क्या तहरीक अदम एतमाद में क्या होता है। तो क्यों PMLN धरने और इसके ऊपर लॉन्ग मार्च के ऊपर जा रही है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपका मुझे शो में बुलाने का। धरने की तो हमने बात नहीं की, ऐसा कोई जिक्र नहीं किया, लेकिन लॉन्ग मार्च भी नहीं, हम इसको महंगाई मकाओ मार्च के हवाले से कल जो निकालना चाह रहे हैं। और बिल्कुल जहाँ तक आपने बात की कि मार्च की ज़रूरत इसलिए है कि मार्च इस वक्त महंगाई को खत्म करने की जो हम मार्च की बात करें वो हम अवाम की आवाज के लिए बात करें। नहीं तो आप लोग तो दावा कर रहे हैं, आप लोग दावा कर रहे हैं कि हमारे नंबर गेम अबव हैं। जी, आज भी ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि राना सना साहब ने भी कहा कि 172 से ज्यादा हमारे पास आज भी नंबर थे। तो ये जब दावा मौजूद है तो जब ये हुकूमत खत्म हो रही है तो इस मार्च की जरूरत क्यों है? जी बिल्कुल मौजूद है हमारा ये दावा। बिल्कुल हम इस क्लेम पे कायम हैं कि हमारे पास लोग 172 से ज्यादा हैं और इंशाल्लाह आप देखेंगे जिस दिन वोटिंग हुई, अगर क्योंकि ये एक आइन शिकन हुकूमत है जिसने आइन तोड़ा है। पहले 8 तारीख को जो रिक्वेजिशन जो जमा कराई गई उस पे इजलास 14 दिन में बुलाना था, वो नहीं बुलाया गया। ये आइन की खिलाफ वर्जी की गई है। फिर उन्होंने कहा कि जी आइन के अंदर गुंजाइश, ऐसी कोई गुंजाइश मौजूद नहीं आइन के ऊपर, जो कुछ अब तक हो चुका है। फिर जो आज इजलास बुलाया जिस तरीके से उसके अंदर ये भागे हैं उठ के, हुकूमत भाग रही है, हुकूमत छुप रही है, हुकूमत सहारे ढूंढ रही है, हुकूमत अपने आप को बचाने की जो नाकाम कोशिशें कर रही है वो नहीं कर पाएगी। और उसको जो सहारा लेने के लिए आज इन्होंने क्यों नहीं मूव को जो है प्रोसेस का हिस्सा बनाया? इनको चाहिए था कि आज मूव को प्रोसेस का हिस्सा बनाते। अब ये 25 को आएंगे, 25 को ये, क्योंकि ये तो भगोड़े बने हुए हैं, ये तो बार बार भाग रहे हैं और इस दौरान में हमें ये मार्च निकालना हमारे लिए जरूरी है। अगर हुकूमत का यही रवैया रहता है और अगर हुकूमत आइन शिकनी करती रहेगी, बार बार आइन को तोड़ती रहेगी, बार बार वो इस तरह के सहारे ढूंढती रहेगी, तो हमें ये करना पड़ेगा। हमें इसलिए करना पड़ेगा कि हमारे मुल्क में जो 22 करोड़ आवाम है उसकी चीनी जो है वो 53 रुपए से 120 रुपए पे जा चुकी है। जो 35 रुपए वाला आटा वो 90 रुपए पे जा चुका है। जो 150 रुपए लीटर घी मिलता था वो 500 रुपए पे जा चुका है। जो बिजली का यूनिट 11 रुपए का मिलता था वो 24 रुपए का हो गया। इमरान खान तो इससे अबव लीडर हैं। वो ये टमाटर, आलू, प्याज, इनकी कीमतें जो आप बता रही हैं उनसे उनका कोई कंसर्न ही नहीं है। बिल्कुल वाकई कंसर्न नहीं है। उन्होंने साबित किया 4 साल में कि उनका आलू से, टमाटर से, गरीब के घी से, गरीब की 2 वक्त की रोटी से कोई ताल्लुक नहीं है। वो तो आए थे गरीब का घर तबाह करने
गरीब की 2 वक्त की रोटी छीनने, गरीब की अद्वियात छीनने, वो गरीब से रोजी रोटी छीनने, वो गरीब को वो आवाम को बेरोजगारी देने, वो गरीब से बिजली और गैस के बिलों के बम फाड़ने, और वो LNG जो है उसको तबाह करने, और वो मुल्क के तमाम तर इंस्टीट्यूशंस को, जो डिपार्टमेंट्स थे, जो गवर्नेंस का स्ट्रक्चर था, उसको तबाह करने आए थे, मईशत को फेल करने आए थे, खारजी पॉलिसी हो या अंदरूनी दाखिली मामलात हो, उनको तबाह करने आए थे। उन्होंने 4 साल में ये सब कुछ करके दिखाया है, और वो बिल्कुल सही कहते हैं, उनका अवाम से कोई ताल्लुक नहीं है, अवामी मसाइल से उनका कोई लेन देन नहीं है। इसीलिए तो अवाम आज जो है ना कंधों कंधों तक, बल्कि मुंह मुंह तक दलदल में फंसी हुई है महंगाई, बेरोजगारी और मुश्किलात की, और वो सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के लिए, और एक ऐसी कुर्सी बचाने के लिए जो अब नहीं बच सकती। वो घर जा चुके हैं, उन पे अवाम अपना अदमे एतमाद दे चुके हैं, और पार्लियामेंट में उनके ऊपर अदमे एतमाद उनको भी पता है, यकीनी बन चुका है। इसीलिए तो वो ये सब कुछ कर रहे हैं, इसीलिए तो वो ये डिलेइंग टैक्टिक्स कर रहे हैं। लेकिन कब तक, बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, वो वक्त आ चुका जी, है। राइट। अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं, और आज का दिन गुजर गया और अभी पीर का दिन आना है, और उसमें देखें कि क्या होता है और क्या हरबा अपनाया जाता है। लेकिन जनरल साहब, एक मामला सदारती रेफरेंस का भी है, और सदारती रेफरेंस में आज जो चीफ जस्टिस साहब के रिमार्क्स हमने देखे हैं, लगता यह है कि वहाँ से भी हुकूमत की कोई सुनवाई नहीं होगी फौरी तौर पर। ये मामला फिर आखिरकार पार्लियामेंट को ही हल करना होगा। आप क्या समझते हैं? जी बिल्कुल, बुनियादी तौर पे तो ये है पार्लियामेंट का इशू, सिर्फ थोड़ी बहुत अलग ये पे कुछ जरूरत हो, वरना तो बड़ा उसी तरह के ये न है पार्लियामेंट अंदर ही डिसाइड होना है इसमें। मैं अभी ये भी कहूँगा कि दोनों पॉसिबिलिटीज हमें, ये जो फलासफा है हमारी सियासत में, इसको खत्म करने का सोचना चाहिए, कोई भी पोलिटिकल पार्टी हो। कल अगर जब ये कल या 2 दिन बाद अगर वोटिंग हो वहां पे, और पता चले इंग्लैंड के 15 लोग गायब हैं, उस पार्टी के 15 हुकूमत जीत गई है, कोई और उनको ले गया है, फिर क्या बनेगा, क्या करेंगे, फिर किधर जाएंगे? ये खेल ही गलत है जो कर रहे हैं ना, ये मैं समझता हूँ ये बिल्कुल एक बड़े गलत रास्ते। दूसरी बात ना हो, जो हम महंगाई की बात करते हैं, हमें अपनी कौम को बेवकूफ गधा नहीं बनाना चाहिए। ये एक इंटरनेशनल फिनोमेना। अगर मैं आज कहूँ कि जब 1947 पाकिस्तान बना था तो उस वक्त वो हमें 40 रुपए तोला, तो ये सारे नालायक 70-72 साल हमें वो मिलते रहे, क्लास से ऊपर चला गया, तोला चला गया, वकल है। महंगाई जो है तो वैसे उसका प्रोसेस है, फिर हमारे लोगों का कैरेक्टर ऐसा खराब है कि रमजान आ रहा देंगे, ये तो वही मिल रही है, लेकिन रमजान आती 4 दिनों की इंतजार, और फिर कोरोना की इंटरनेशनल प्रॉब्लम है। मैं ये इसलिए वजह दे रहा हूँ कि मिसाल के तौर घर चली जाए, कल कोई डाले और ये सारे में हों और वो कीमतों के नीचे न ला सके, तो फिर इमरान खान की डंडा लेके इसके पीछे पड़ जाए कि इतने बेवकूफों को ये मुनासिब हो क्या? इस तरह सियासत में स्टेबिलिटी आए, हम एक दूसरे को बड़ी तौकीर करते, झूठ बोलते, तो ये खराबी है, हमारी सियासत की हिफाजत है। जी राइट, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जनरल साहब। यही 18वीं तरमीम के तहत यही पॉलिटिकल पार्टीज, PMLN हो या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, 18वीं तरमीम के तहत पार्टी से इनखराफ करने वालों को नाहल भी करवाना था, और यही कहते थे कि फ्लोर क्रॉसिंग को रोका जाए। आज ही ये फ्लोर क्रॉसिंग खुद करते दिखाई दे रहे हैं। तो ये हमारी सियासत का फिनोमिना है, यकीनन इस पर हमें बात करनी है, लेकिन यहाँ पे शामिल करेंगे एक ब्रेक की पहुंची। वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात करें तहरीक अदम एतमाद और उसके बाद की अब की जो सियासी सूरत हाल है, सियासी कशमकश है। इस वक्त पूरे पाकिस्तान में कोई और काम नहीं हो रहा, सब इसी पर बहस कर रहे हैं तहरीक अदम एतमाद में क्या होगा, क्या इमरान खान वज़ीर आज़म रहेंगे या नहीं रहेंगे। और इमरान खान भी पूरे एतमाद मुतमईन दिखाई दे रहे हैं कि वो वज़ीर आज़म होंगे, उनके पास वो एक आखिरी पत्ता है जो वो प्ले करेंगे और मामला सारा मामला उनकी मुट्ठी में होगा। वो आखिरी पत्ता है क्या? मैं चाहूँगी
चाहूंगी जनरल साहब एक चीज आप ऐड कर दीजिएगा, क्या समझते हैं कि इमरान खान साहब पूरे एतमाद भी हैं, आपका सियासी तजज़िया क्या कहता है कि क्यों वो पूरे एतमाद हैं, आखिरी पत्ता उनके पास क्या है जिसको वो प्ले कर सकते हैं और गेम अपनी मुट्ठी में कर सकते हैं? देखिए ये वो तो मेरी समझ से बालातर है, असल चीज तो ये नंबर की है, और नंबर जो है वो जाहिर तो उनके फेवर में नजर नहीं आते, क्योंकि उनकी अपनी पार्टी के लोग हैं जो बाहर नजर आते हैं मुनहरिफ। अलबत्ता ये कहना मुश्किल है कि कल को किसी और पॉलिटिकल पार्टी के लोग इसी तरह, क्योंकि हर पॉलिटिकल पार्टी में लोग जो हैं वो अपनी नाजायज तवक्कुआत लेके बैठे होते हैं कि उनको ये मिल जाए वो मिल जाए, और जो पार्टी की लीडरशिप दे नहीं सकती सबको। नतीजा ये है कि वो अपने मुफादात की वजह से वो अकड़ जाते हैं, या वो कोई ना कोई मौका की तलाश में रहते हैं जहां वो आपको लेट डाउन कर सकें या कोई ऐसा काम कर सकें। तो वो भी हो सकता है कि किसी और पार्टी के लोग जो हैं वो इसी तरह वो भी मुनहरिफ हो जाएं या वक्त पे पार्लियामेंट में हाजिर ना हो, और ऑपोजिशन के लिए नंबर पूरे करना मुश्किल हो जाए। ये चीज पॉसिबिलिटी है, लेकिन इसका मुझे कोई डायरेक्ट इल्म नहीं है। अगर ये प्राइम मिनिस्टर के पास कोई ऐसी चीज है तो फिर वो कह सकते हैं आपके जी एक वो सरप्राइज आ सकता है। लेकिन जनरल साहब कैसे जायज हो सकता है? आज अगर प्राइम मिनिस्टर की बात सुन लें तो वो कहते हैं कि ज़मीर फरोश हैं, पैसे बांटे जा रहे हैं, तो जब ये दूसरी पार्टी के लोगों को अपनी तरफ कायल करेंगे या अपनी तरफ उनका वोट इस्तेमाल करेंगे, तो फिर कैसे वो जस्टिफाई करेंगे कि आज वो ज़मीर फरोश नहीं होंगे जिनको वो अपने साथ शामिल करेंगे? नहीं जी होंगे, ये बिकाऊ माल तो सारी पॉलिटिकल पार्टीज में, ये नहीं है कि किसी एक का है, किसी एक का नहीं है, ये सब पॉलिटिकल पार्टीज में। और आप देखें कि 1.5-2 लोग हैं, ये अक्सर पॉलिटिकल पार्टियां बदलते रहते हैं। इलेक्शन अनाउंस होगा तो आप देखेंगे कोई छोड़ के उधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, जहां जहां जिसको कुछ मिलेगा अपने मफाद के लिए वो लेगा, वहां पे चले जाते हैं। ये एक बदकिस्मती के यहाँ की सियासत यही है। इसमें कोई आइडियोलॉजी के साथ आपका ताल्लुक या उससे वाबस्तगी वो किस्सा नहीं है जी। लेकिन ये कि मैं ये कह रहा हूँ कि वो प्राइम मिनिस्टर बेशक कहें कि जनाब वो जमीर फरोश है ये वो, लेकिन पब्लिकली जिम्मेदारी तो नहीं लेंगे ना, वो कहेंगे वो लोग नहीं काम करें। तो बात ये है कि इस तरह की चीजें हैं गलत, होनी चाहिए वो प्राइम मिनिस्टर करे या पब्लिक जी। राइट। कि आज ये सियासत, इसकी सियासत जो है वो उससे जुड़ी पड़ी है, और ये मुल्क के लिए अच्छा नहीं है। आप अपने मुल्क को हर वक्त इंस्टेबल किए रखते हैं अपनी लालचों की वजह से कि हमें इक़्तिदार मिल जाए, हमारे करप्शन के केसेस गायब हो जाएं, ये हो जाए वो हो जाए। ये मुल्क के लिए अच्छा नहीं है। हम आज दिन तक तरक्की जो नहीं कर सके वो इन्हीं बकवासात की वजह से। जी ठीक है सलमा, ये बिल्कुल बात दुरुस्त है कि 18वीं तरमीम के तहत आपने हॉर्स ट्रेडिंग का रास्ता रोका। आपने कहा कि ये जो लोग फ्लोर क्रॉसिंग करते हैं ये नहीं होनी चाहिए, ये पार्टी का इस्तेहकाक है, पार्टी को वोट देना चाहिए। आज आप लोग फ्लोर क्रॉसिंग के मुर्तकिब हो रहे हैं, लोगों को अपनी तरफ लेकर आ रहे हैं, तो ये किस जमहूरियत को आप सपोर्ट कर रहे हैं, किस जमहूरियत का आप फायदा सोच रहे हैं? हम नहीं लेके आ रहे, पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है खुद आना चाह रहे हैं लोग। क्यों आना चाह रहे हैं इस पे गौर करें। लोग किसको छोड़ के आना चाह रहे हैं? लोग इस वक्त हुकूमत छोड़ के आना चाहते हैं। लोग जब ऑपोजिशन से हुकूमत की तरफ जाते हैं तब तो हम कह सकते हैं कि लोग किसी लालच में जा रहे हैं, लोग किसी फायदे की गर्ज से जा रहे हैं, मिनिस्ट्री के लिए जा रहे हैं, या कोई पैसा चल रहा है। पैसा तो तब चला था 2018 में, उससे पहले जब फॉरेन फंडिंग होती थी यहाँ पे, और फॉरेन फंडिंग केस खुलेगा तो पता लग जाएगा पैसा कहां से आता था और कैसे कैसे किन किन तरीकों से किन किन जगहों पे पैसा चला। लिहाजा जब हुकूमत छोड़ के लोग आना चाहते हैं ऑपोजिशन की तरफ, तो वो क्यों आ रहे हैं? इसलिए आना चाहते हैं कि उन्होंने अगला इलेक्शन लड़ना है। जब वो कॉन्स्टिट्यूएंसी में इस पॉलिटिकल पीटीआई की टिकट पे जाएंगे तो वो लोग उनको मारेंगे, लोग उनको वोट नहीं देंगे, गालियां देंगे, लोग उनसे तंग आए हुए हैं। उनकी जो बदतरीन परफॉर्मेंस और कारकर्दगी, जो महंगाई की इंतहा है, जो कुछ उन्होंने इस मुल्क में किया है आवाम के साथ, जो मैंने पहले भी कहा, फिर वो कहेंगे कि हम ऑलरेडी हालात बहुत बुरे थे। टिकट ऑफर करके टिकट ऑफर करना, ये क्या ऑफर हम नहीं कर रहे, टिकट ऑफर सेल लगाना नहीं है। टिकट ऑफर टिकट हमने ना किसी के साथ कोई टिकट का, किसके साथ टिकट की ऑफर की है, किसको टिकट का वादा हुआ, किसको पैसे दिए? बिक रहा है, आपकी लीडरशिप कहती है टिकट बिक रहा है। नहीं, हमारी टिकट बिक नहीं रहा। वो जो लीडरशिप ने कहा तो ये कहा था कि टिकट चल रहा है, कि अगर किसी को भी आप मुस्लिम, ये लालच नहीं है, ये लालच नहीं है। देखिए मेरी बात सुने, अगर मुस्लिम लीग नून आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से पाकिस्तान की मकबूल तरीन सियासी जमात थी और दोबारा बन चुकी है, अगर मुस्लिम लीग नून का टिकट लेने के लिए लाइनें लगी हुई हैं और एक एक टिकट पे सीएसएस के इम्तिहान से ज्यादा कंपटीशन हो चुका है और 10-10 लोग और 40-40 लोग एक जगह से आना चाहते हैं और टिकट है,
तो ये फिर अल्लाह का करम है मुस्लिम लीग नून पर, मुस्लिम लीग नून की कारकर्दगी है, मुस्लिम लीग नून की जो लीडरशिप। बुरा वक्त शुरू हो गया पीटीआई का और अल्लाह का करमो फजल जो है वो पीएमएलएन के ऊपर आ गया। एक चीज अगर आप मुझे इजाजत दे तो मैं ऐड करना चाहती हूँ, जो बात की जनरल साहब ने महंगाई की और उन्होंने कहा कि ये इंटरनेशनल फिनोमिना है, तो मैं याद दिलाती चलूं कि कोविड आने से पहले जो इंटरेस्ट रेट 12.5% जो हुआ था उसका कोविड से कोई ताल्लुक नहीं था। जो रुपया 31% डिवैल्यू जब पहले हो चुका था 2019 के आखिर तक, उसका कोविड से कोई ताल्लुक नहीं था। जो डॉलर 105 रुपए से 138 रुपए पे आया था उसका कोविड से कोई ताल्लुक, तब तो कोविड दुनिया में आया ही नहीं था। जब मईशत की तबाही और बर्बादी के ऊपर कदम उठा लिए गए थे, उसका कोविड से माजरत के साथ कोई ताल्लुक नहीं। लेकिन दूसरी बात एक पॉइंट भी रेज किया है कि अगर आप आएंगे, अगर हम आएंगे तो आप लोग क्या ये महंगाई बेरोजगारी खत्म हो जाएगी? जी हम जब आएंगे तो हमने 2008 में भी आके दिखाया था, हमने 2013 में भी आके दिखाया था। जी जनरल साहब, ये मेरा ख्याल है बात दुरुस्त नहीं, बेमानी है। मैं ये कहूँ कि जब मुशर्रफ छोड़ के गया था 60 रुपए का डॉलर था और शरह सूद की वो 2-2.5% थी। फिर जब ये छोड़ के गए आके तो 135 पे डॉलर था, शरह सूद भी उसको 8.5% थी। तो ये 6.5 जो है ऐसे जैसे इकोनॉमी में कमजोरी आई है, वक्त के साथ साथ ये बढ़ती रही है। हमें मेरा ख्याल ऑब्जेक्टिवली देखना चाहिए। लेकिन ऑब्जेक्टिव ये है कि क्या ये आकर मईशत भी ठीक कर देंगे, डॉलर को भी अपनी सतह पर ले आएंगे कि महंगाई बेरोजगारी सब खत्म हो जाएगी? मैं आपको पूरे वसूख से कहता हूँ कि ये नहीं, एक्चुअली मईशत ठीक करने के लिए, बदकिस्मत ये मईशत ठीक करने के लिए ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज को बैठ के बहुत सख्त फैसले करने होंगे। आज किसी पॉलिटिकल पार्टी के पास ये स्ट्रेटजी नहीं है कि ये बढ़ते हुए कर्जों को रोकना कैसे और उतारने कैसे। नहीं, वो तो फिर कौमी हुकूमत है ना, जो शहबाज शरीफ ने भी एक फॉर्मूला दिया है। कौमी हुकूमत ना भी हो, अगर मुल्क का मफाद सामने है, लेट्स से हुकूमत है पीएमएलएन की हुकूमत, तो पीएमएलएन जो है अगर वो सबको मिला के साथ बैठे कहे जी देखें कौमी मामला 3-4 ऐसे हैं जिन पे हमने पॉलिसी करनी है। नहीं, शहबाज शरीफ साहब ने भी, जनरल साहब इमरान खान साहब ने भी कहा कि शहबाज शरीफ साहब के साथ नहीं बैठूंगा। शहबाज शरीफ साहब ने कह दिया कि वो इमरान खान माइनस हो तो पीटीआई को लेकर चलेंगे। मिसाल के तौर पर कल कोई हुकूमत आती है ऐसी, लेट्स से पीएमएलएन की है, तो फिर नेचुरली इमरान खान नहीं बैठेंगे तो कोई और उनकी पार्टी का बंदा बैठ जाएगा। असल चीज ये है कि ये किसी का जाती मसला तो है ही नहीं, ना ही इसको अनार का कौमी मुफाद में मिलकर बैठना पड़ेगा। जी, यहाँ पे शामिल करेंगे एक ब्रेक, कीप वॉचिंग। वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात कर रहे थे कि इस वक्त जो भी हालात हैं, क्या हुकूमत ठीक कर सकती है या ओपोजिशन जब हुकूमत में आए तो वो ठीक कर सकती है। तो जनरल साहब का ख्याल है कि, मेरा ख्याल है कि ये एग्जैजरेटेड बात है कि अगर कोई कहे कि हम आएंगे तो ठीक हो जाएंगे। सबको मिलजुल कर ही मुल्की कौमी मुफाद में फ़ैसले करने होंगे, तभी जाकर मुल्क के मसाइल हल हो सकते हैं। तो मेरा उज़्मा से आपसे ये सवाल है कि अगर ये काम आप लोग मुशावरत से कर लेते, ओपोजिशन को साथ लेकर चलते, ना आज वज़ीर आज़म की कुर्सी ख़तरे में होती, ना आपकी हुकूमत के लिए ये खतरा पैदा होता कि वो घर चली जाएगी। आलिया, आप बिल्कुल सही कहते हैं और हमने कई दफा ऑपोजिशन को इनवाइट भी किया कि आए हमारे साथ बैठें और पब्लिक इंटरेस्ट में हम मिलकर लेजिस्लेशन भी करें और लोगों के मसाइल हल करने की तरफ हम जाएं। लेकिन देखिए, वो जो गलत एक इन्होंने मिसाल कायम की कि जब प्राइम मिनिस्टर की पहली स्पीच थी एज लीडर ऑफ द हाउस, उसमें इन्होंने इतनी डिस्टर्बेंस क्रिएट की, उनको बिल्कुल बात नहीं करने दी, उस रवायत ही गलत पड़ गई। जाहिर है कि जब इन्होंने बात नहीं करने दी तो जब फिर लीडर ऑफ द अपोजिशन ने बात करने की कोशिश की तो फिर दूसरी साइड नहीं, जब वो बात करते हैं, जब ऑपोजिशन बात करती है, जब नैब के हवाले से, नैब कवानीन में तरमीम के हवाले से उनकी जानिब से कुछ आए कि ये तरमीम कर लेनी चाहिए, तो उस वक्त आप लोगों ने कहा कि ये एनआरओ मांग रहे हैं। आज भी प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि एनआरओ में दे दूं तो ठीक है। तो जब मुशावरत की बात आती है तो एनआरओ की बात आती है। जब कौमी मसाइल के ऊपर प्राइम मिनिस्टर ये कहते हैं कि, और हमने देखा भी है कि 2 इजलास हुए, प्राइम मिनिस्टर ऑपोजिशन के साथ नहीं बैठे, उन इजलास में शरीक नहीं हुए कि ये मैं ऑपोजिशन के साथ नहीं बैठूंगा। जो नैब के कवानीन है, ये सभी कवानीन है जिनको ये काले कवानीन कहते थे। हमने ये बैठ के इस कानून को रिफॉर्म किया और हमने इससे भी कोशिश की कि ये भी हमारे साथ बैठे और इसको ठीक किया जाए, प्रोसिक्यूशन को मजबूत किया जाए ताकि लोग जो हैं वो अपने चले, मेरे ख्याल में आप तो ये बहस इट्स टू लेट। आप ये बताएं कि क्या प्राइम मिनिस्टर सरप्राइज क्या दे सकते हैं?
प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो है ही इज फुल सरप्राइजेस। वो आप वेट करें अब 27 को, और अगर वो कह रहे हैं सरप्राइज के लिए तो हम श्योर ये पूरी कौम जो है ये इंतजार कर रही है। और उसमें बहुत उन्होंने कोई ना कोई उनके ज़हन में देखे, बिकॉज वो कभी उन्होंने हार नहीं मानी। तो जो हार ना मानने वाला बंदा हो उसके दिमाग में जो खौफ नहीं होता किसी चीज का, तो वो उसको किसी चीज से डर नहीं है, चाहे कोई उसके प्रेशर दे वो प्रेशर में नहीं आएंगे। तो इसलिए फिर कोई ना कोई अच्छा सरप्राइज तो होगा ना कौम के लिए। और आप वेट करें। अब सरप्राइज तो सरप्राइज ही क्या, अगर मेरे से पूछती है वो बता दें। राइट सलमा साहिबा, जैसे कि ऑपोजिशन को लग रहा है, आज मरियम नवाज ने भी कहा कि पुराने पाकिस्तान में जहाज तकरीबन लैंड करने वाला है, तैयारी कर लें, सीट बेल्ट बांध लें। ऑपोजिशन ये समझ रही है कि तकरीबन ये हुकूमत ख़त्म होने जा रही है। तो ये एक सरप्राइज़ ऑपोजिशन भी चाहती है कि वो भी ये कहती है कि हम भी देने जा रहे हैं। वो सरप्राइज़ क्या है? इत्तेहादियों का है, हुकूमती अरकान का है, या कुछ और है? या आप ये समझ रहे हैं कि इससे पहले ही इमरान खान साहब कोई ऐसा स्टेप ले लेंगे कि उनकी गवर्नमेंट खत्म हो जाएगी? क्या होगा? जी, मेरा ख्याल है इमरान खान साहब के लिए बेहतरी तो इसी में है मेरे ख्याल से, कि वो इस्तीफा दे दें और जो बची खुची उनकी है इज्जत वो उसको लेकर घर चले जाएं। उनके लिए बेहतरीन हाल तो यही है। लेकिन क्योंकि वो कहते हैं कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा तो फिर जाहिर बात है उनको वोटिंग करानी पड़ेगी। कब तक वो वोटिंग से दूर जाते रहेंगे? बिल आखिर उनको करानी पड़ेगी। और सरप्राइज की जहां तक आप बात किसी ने खुद से नहीं दिया ना, किसी ने भी इस्तीफा नहीं दिया। नवाज शरीफ साहब के हवाले से भी जब केसेस थे तो उस वक्त भी पनामा के हवाले से, फिर बाद में अकामा पर उनको निकाला गया। लेकिन नवाज शरीफ के खिलाफ अदम एतमाद उस वक्त ये कहा गया था इखलाकी तौर पर वो भी इस्तीफा दे दें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, उन्होंने भी इस्तीफा नहीं दिया था। जी, मेरा ख्याल है कि नवाज शरीफ का और इमरान खान की सूरत का कोई कंपैरिजन उस तरह बनता नहीं है, क्योंकि नवाज शरीफ के खिलाफ अदम एतमाद मूव नहीं हुई थी। और नवाज शरीफ की पार्टी आज तक अल्हम्दुलिल्लाह कोई बंदा आप तोड़ नहीं सके, सब मुत्तहिद खड़े हैं। और नवाज शरीफ ने साबित किया, वक्त ने साबित किया कि नवाज शरीफ से मंझा हुआ सियासी लीडर पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी नहीं आया। और दूसरी रही बात जहां तक के साथ चलने की, आप बात करी थी कि ये ऑपोजिशन को साथ लेके चलते, इनकी ये तो अपनी पार्टी नहीं साथ लेके चल सके, ये तो अपने अरकान को साथ लेके नहीं चल सके। इनके तो अरकान आप देख लें, 2 दर्जन से ज्यादा अरकान टूट रहे हैं। एक को मनाते हैं, दूसरा चला जाता है, दूसरे को मनाते हैं, तीसरा चला जाता है। इनको तो अपने अरकान छोड़ के चले गए, जिनको आप कह रही थी कि वो मुशावरत से चलते ऑपोजिशन की। इनकी सियासी हिकमत अमली और सियासी बसीरत का अंदाजा आप यहीं से लगा लें। रही बात सरप्राइज की, तो इमरान खान ने बिल्कुल सरप्राइज दिया, पहले धमकी दे के गवर्नर राज की। इमरान खान ने सरप्राइज दिया मेलसी के जलसे में इंतहाई बदतमीजी करके और गालिम गलोच करके और बहुत ही बदजुबानी करके तमाम सियासी लीडरान के मुतल्लिक, और अपने आप को अपनी सियासी कम्युनिटी के अंदर आइसोलेट करते रहे। पिछले जब से वो सियासत में आए हैं, पिछले 2014 से लेकर अब तक तो उनकी पूरी काविश रही है कि वो अपनी ही कम्युनिटी, जो कि सियासी कम्युनिटी है, उसके अंदर अकेले रह जाएं, तन्हाई का शिकार हो जाएं। उनको पता नहीं इतना शौक क्यों है। फिर उन्होंने सरप्राइज दिया पार्लियामेंट लॉजिस के ऊपर हमला करवा के, फिर उन्होंने सरप्राइज दिया उसके सिंध हाउस के ऊपर धावा बोल के, फिर उन्होंने सरप्राइज दिया 14 दिन में उसको ना बुला के, फिर उन्होंने सरप्राइज दिया स्पीकर को यरगमाल बना के बुला के अपने पास और अपना एक पीटीआई का कारकुन साबित करके, बजाय इसके कि वो एक न्यूट्रल स्पीकर की हैसियत से आज फैसला कर पाते। अब वो कहते हैं कि सरप्राइज मैं दूंगा। मेरा ख्याल है मजीद सरप्राइज अब क्या उनसे तवक्को की जा सकती है? यही हो सकता है कि वो अब 2-3 दिन जो है ना नए आइडिया सोचते रहेंगे कि किस तरह मैं मजीद लिंगर ऑन करूं या मैं मजीद किस तरह बचूं, जो कि वो बच नहीं पाएंगे। अब ऐसा मुमकिन नहीं है, अब उनको जाना पड़ेगा, क्योंकि अब उनके जाने का वक्त हो चुका है। तो इसलिए इसको तो अब नहीं रोका जा सकता किसी भी सूरत में। जी ठीक है। जनरल साहब, शेख रशीद साहब ने एक बात की है, अर्ली इलेक्शन भी हो सकते हैं, तो क्या ऐसा हो सकता है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान खुद से अर्ली इलेक्शन कॉल कर दें और ये तहरीक अदम एतमाद रुक जाए, ये इस पर वोटिंग ना हो, ऑपोजिशन भी कहे कि ठीक है इमरान खान साहब ने अर्ली इलेक्शन कॉल कर दिए हैं तो इसी पे हम इतफादा कर लेते हैं? ये देखें, जब ये नो कॉन्फ्रेंस मूव चल निकलती है, ये जमा करा दी जाती है, तो फिर तो वो इलेक्शन का ऐलान नहीं कर सकते। वो उसी सूरत में कर सकते हैं कि ये नो कॉन्फिडेंस मोशन वापस हो जाए, फिर वो करें। इसी वजह से ये एक दरमियाना रास्ता फेस सेविंग सब करने के लिए बाद लोगों ने ये तजवीज़ किया था, दोनों साइड्स बैठने टेबल बैठ के आपस में बातचीत करें, और बातचीत की यही हो सकती थी कि इनके आपस में तय आ जाता, एग्रीमेंट हो जाता कि ऑपोजिशन इस शर्त पे नो कॉन्फिडेंस मोशन वापस है अगर इमरान खान हफ्ते के अंदर इलेक्शन ऐलान कर दें। आपस में तय करते थे, ख्याल है कि ऑपोजिशन तैयार थी बातचीत के लिए और सब नहीं मांगी। अगर हो जाती
तो ये तय पा जाते, मेरा ख्याल है ये मुल्क के लिए भी बेहतर होता और स्टेट के लिए स्पेस सेविंग। जनरल साहब, मुक्तदर हलके हमेशा से ऐसी सियासी सिचुएशन जहां पे टकराव की सूरत हाल पैदा हो जाती है या मुल्क के लिए नुकसानदेह होती है, वो बीच का रास्ता कोई निकाल लेते हैं, बीच बचाव करते हैं, बातचीत उन दोनों फरीकों को बिठाते हैं। क्या आपको लगता है कि अब भी ऐसा मामला हो सकता है? मुक्तदर हलके आएंगे इस मामले में? अखबारों में जो खबर छपी, खासतौर पर न्यूज, उसमें तो यही था कि एस्टैब्लिशमेंट ने कहा कि हम फैसिलिटेटर के तौर पे काम करती हैं और दोनों साइड बैठ जाएं और हम इन दोनों की गारंटी कर देंगे, आप आपस में कुछ तय कर लें। लेकिन खान साहब ने कहा कि हम ठीक करना चाहते। मुश्किल ये है कि जब आप ऐसा नहीं करेंगे, खान साहब ने कहा कि मैं करूंगा, नहीं बात के बैठूंगा, तो फिर एस्टैब्लिशमेंट जबरदस्ती तो नहीं बैठा सकती ना उनको ला के, ये मुश्किल होगा। ये मेरे ख्याल में इंटरेस्टिंग भी है, बड़ी खबर भी है कि इस्टेब्लिशमेंट ने चाहा कि वो दोनों जो फरीक हैं वो बैठ जाएं और मामले को किसी हल की तरफ लेकर जाएं, लेकिन इमरान खान साहब नहीं माने, ऑपोजिशन चाहती थी। तो उसमें ये इमरान खान साहब तो अपने पाँव पर खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं, इससे ज़्यादा क्या हो सकता है? आलिया, उन्होंने तो 23 साल जंग लड़ी है और वो भी स्टेटस को के खिलाफ जंग लड़ी है। तो अब मेरे ख्याल में अगर वो कॉम्प्रोमाइज करेंगे तो वो कहते हैं कि मैं फिर कौम को क्या मुंह दिखाऊंगा, कि जिस बेसिस पे मैं यहाँ पे आया हूँ और बैठा हूँ इस सीट पे, उसका मकसद भी ये था वो अकाउंटेबिलिटी हो और जो कौम का पैसा जो बाहर किया है मनी लॉन्ड्रिंग के थ्रू उसको वापस लाया जाए। तो इसलिए वो फिर कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं है। अब ये है कि ये बात तो बिल्कुल जल्द साहब सही कह रहे हैं कि एक नेशनल एजेंडे को आप तभी लेके आगे बढ़ सकते हैं अगर एक कंसेंसस के साथ सब फरीक जो हैं वो टेबल पे बैठे हैं। अब देखें क्या सिचुएशन डेवलप होती है, जिस तरीके से ये अब इस वक्त नो कॉन्फिडेंस लेके आए हैं, तो उसमें तो खैर बात करने की कोई गुंजाइश रह ही नहीं गई है। और अब ये आईनी जंग है और ये आईनी तरीके से ही इसको आगे बढ़ना है। और मेरे ख्याल में अल्लाह ताला जरूर पाकिस्तान के हक में, जो हम ये दुआ करते हैं कि जो पाकिस्तान के हक में बेहतर हो। जी ठीक है, जी ठीक है सलमा, यही क्वेश्चन मेरा आपसे भी है कि जैसे जनरल साहब ने कहा है कि इस्टेब्लिशमेंट ने चाहा कि इस सियासी मामले को दोनों फ्रीक बैठे इसको हल करें और बातचीत के जरिए हो, इलेक्शन प्राइम मिनिस्टर साहब कॉल कर देंगे और ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है ये नहीं होगा। तो PMLN की ऑपोजिशन कैसे मान गई है? अब आप लोग तो चाहते हैं कि इमरान खान साहब रुखसत हों, तो फिर इस बात पर कैसे राजी हो गए? किस बात पर? कि ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस वापस ले लिया जाए। मेरे पास तो ऐसी कोई खबर नहीं है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस इमरान बातचीत के लिए तैयार हो गए ना, मुज़ाकरात के लिए तैयार हो गए। मैं तो सिर्फ आपको ये कहूंगी कि PMLN और ऑपोजिशन और जो PDM और जो इत्तेहाद है वो, हम उसकी पहले दिन से ये बात थी कि हम आईनी हदूद के अंदर रह के और हम कानूनी तरीके से इमरान खान से छुटकारा हासिल करना चाहते हैं, इमरान खान की हुकूमत से को घर वापस भेजना चाहते हैं और इस मुल्क का हल फ्री एंड फेयर इलेक्शन में है। और चाहे वो इलेक्शन हमें अर्ली कराने पड़ते हैं इस मुल्क की खातिर, तो हमें अर्ली कराने में भी कोई मजाक नहीं है, हम इससे कोई हटे नहीं हुए। लेकिन आईनी और कानूनी हदूद के अंदर रह के जो भी हमें तरीका इस्तेमाल करना पड़ा, हम हर हद तक जाएंगे। हम इमरान खान को अब मजीद बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। उसकी वजह मैं सिर्फ 2 जुमलों में कहना चाहती हूँ कि जब ये शख्स कंटेनर पे थे तो ये कानून शिकन थे, इन्होंने पूरे मुल्क को कानून शिकने की तरगीब दी। जब ये इक़्तिदार की हवस में लास्ट टाइम पे क्लोजिंग कर दीजिए क्योंकि मुझे क्लोजिंग बिल्कुल इक़्तिदार, मैं क्लोजिंग यही करना चाहूंगी कि ये जब कंटेनर पर थे तो कानून शिकनी सिखाई पूरी आवाम को, फिर जब इक़्तिदार की हवस में इन्होंने जमहूरियत शिकन बने ये शख्स, और फिर जब हुकूमत में ले आए गए तो अवाम दुश्मन बन गए। अब जब इनके घर जाने का वक्त हुआ है तो ये आइन शिकन बन गए हैं और इनको घर पहुंचाने के लिए हम उज़मा, आपका लास्ट कमेंट, मुझे क्लोजिंग की जानिब जाना है। जी उज़मा जी, अब देखें ये अब 27 का जलसा है, ये कौन जो है माइंड से आपको बताएगी कि क्या उनका वर्डिक्ट है। हमारे अगर आप आइन में बिलीव करते हैं
तो मेरे ख्याल में ये नो कॉन्फिडेंस से कामयाब नहीं होगी, और ये हुकूमत जो है ये 5 साल पूरे करेगी, और फिर इलेक्शंस आए, फिर उसके बाद आप दोबारा अपना कौम के पास जाएं और फिर देखें कि वो किसको लाना चाहते हैं और किसको रिजेक्ट करते हैं। राइट, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। उस्मा साहिबा आपका भी शुक्रिया, सलमा भट्ट साहिबा आपका भी शुक्रिया, जनरल रिटायर्ड अमजद शोएब साहब आपका भी शुक्रिया। नासरीन, 27 मार्च को सरप्राइज मिलेगा, ऑपोजिशन देगी या हुकूमत देगी? पार्लियामेंट में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से पहले एक सरप्राइज मिलने वाला है, हम भी देखेंगे, आप भी देखिएगा। लेकिन आज के प्रोग्राम का नोट और आज के प्रोग्राम की अहम खबर ये है जो हमें जनरल रिटायर्ड अमजद शोएब साहब ने दी है कि एस्टेब्लिशमेंट ने सालसी के किरदार ऑफर किया, हुकूमत और अपोजिशन दोनों को आए बैठे, लेकिन अपोजिशन मान गई, इमरान खान साहब नहीं माने और उन्होंने साफ इनकार कर दिया। ये साफ इनकार किया है, अब कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे आप भी देखिए, हम भी देखेंगे। आज के प्रोग्राम से मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।